मोहतरम सामाईन, हमारा आदाब कबूल कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 से 30 अप्रैल तक आलमी इम्यूनाइजेशन हफ्ता मनाया गया, यानी जो हिफाजती टीका हम लगाते हैं बीमारियों के अगेंस्ट। और इसी मौजू पे बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर पुंछ मोहतरमा डॉक्टर ज़ोहरा साहिबा को। हम आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। जी, थैंक यू। तो मोहतरमा, आप बताइए, आज आखिरी दिन है, ये जो हफ्ता हम मनाते हैं, आप हमारे सामाईन को बताइए कि इस हफ्ते के मनाने के मकासद क्या हैं, गर्ज़ व गायद क्या है। जी, ये जो इम्यूनाइजेशन वीक है हमारा 24 से लेकर 30 अप्रैल तक था। ये हमारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1974 में ये वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो हमारी इंडिया में हुआ था वो 1978 में हुआ था। तो अगर वर्ल्ड की तरह देखा जाए तो फिर इसको 50 ईयर्स हो गए हैं हमारी इम्यूनाइजेशन को, जिसमें इससे पहले एक वैक्सीन लगती थी जो स्मॉल पॉक्स के लिए लगती थी, सबको पता है वो एरेडिकेट हो चुकी है। तो ये 78 में इंडिया में स्टार्ट हुआ था। हम तो वैसे भी अवेयरनेस देते रहते हैं लोगों को, ये तो वीक था, इसमें स्पेशल जैसे मैंने रेडियो पे प्रोग्राम दिया, अपने ग्रुप्स में हम चढ़ा देते थे। जो हमारी आशाज हैं उनको हमने पहले ही उनको ट्रेन किया हुआ है, उनको हम महीने में एक मंथली ट्रेनिंग वैसे भी दे देते हैं इम्यूनाइजेशन पे, और उनको पढ़ाते हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में। क्योंकि सबको पता है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में जो स्टार्ट हुआ था उसमें हमने आशाज ली गई थी, जो एक पब्लिक और हेल्थ के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं। तो उनका ये काम होता है कि वो लोगों तक की अवेयरनेस दें। जैसे लोगों में होता है कि आम पब्लिक है वो समझती है कि टीका लगा रहे हैं, शायद हेल्थ वालों का कुछ अपना बेनिफिट होगा। आपको भी पता है कि लोग यही सोचते हैं। जब लोगों को ये पता चलेगा कि ये टीका किसके लिए लगा रहे हैं, जैसे मैं ही अपने बचपन में देखूं तो मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे जो टीबी से मर गए थे। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि इस हफ्ते के दौरान क्या आपने कहीं कैंप लगाया रूरल एरियाज में, या पुंछ के अंदर ही लोगों को एजुकेट करने के लिए आपने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया? यहाँ पे ना मैं बताऊंगी कि हमें ऐसे ये कोई वो मेडिसिन नहीं देनी होती है कि हम किसी को भी कहीं पे भी जाके कैंप लगा के किसी को वैक्सीन कर दे। वैक्सीन का एक वो होता है कि जैसे एक सेशन लगाया जाता है, अगर कहीं पे जरूरत है हमें और सेशन लगाने की, वो हमारी वैक्सीन फिक्स होती है। ऐसे नहीं किसी को दे सकते। अब किसी की डोज आजकल क्या है, वैक्सीन ऑनलाइन है। मान लिया किसी को ये इंजेक्शन लग गया, पेंटा, IPV या PCV, जो भी हम रूटीन की वैक्सीन देते हैं, तो उसकी जो ड्यू डेट होगी उस पे वो ऑनलाइन आता है, तो हमें वैक्सीन ऑनलाइन करनी होती है। कि आशाज को हमने कल भी आशाज को बुलाया हुआ है, ऐसे भी उनको ये कुछ इलेक्शन के लिए भी वो कर रहे थे, तो उस पे भी हम बुलाते रहते हैं, हम अवेयरनेस देते रहते हैं लोगों को, हमारी वैक्सीनेशन अच्छी है। अगर हमें कहीं डाउट होता ना कि कहीं पे वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, जैसे आपने मेरा इंटरव्यू में भी सुना होगा, जहाँ कुछ ऐसे होते हैं एरियाज में, बताऊंगी 1-2% या कुछ ऐसे होते हैं जो लोग जिनको वैक्सीन की हेजिटेंसी होती है, तो वहाँ पे हमें वैसे भी अपने एक ग्रुप होता है, हम उसमें भी अपनी जो रिकॉर्डिंग करके ना और ग्रुप्स में हम डालते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ हमें तो इतनी जरूरत ही नहीं है, अब लोग वेल अवेयर हैं वैक्सीन के बारे में। देखिए, ये जो इलाका है काफी पिछड़ा हुआ है, लोग अनपढ़ हैं, कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या टीका दे रहे हैं। उन लोगों को कैसे आप कन्विंस करते हैं या उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? हम चिखली वन में 6 घंटा 3 घंटा चल के 3 घंटे जाने के लगे थे हमें पैदल, और 3 घंटे आने के। वहाँ के सरपंच से आप पूछ सकते हो, वहां जाके कुछ लोग वैक्सीन नहीं कर रहे थे, हमने उनको समझाया। और रेडियो में अगर आपने मेरा इंटरव्यू सुना होगा, मैंने वहां उनको बताया था कि आप लोग वैक्सीन क्यों नहीं करवा रहे हो, क्योंकि मीजल अभी आउटब्रेक हुआ, जैसे ब्लॉक मंडी में हुआ था, तो वो लोग वैक्सीन नहीं करा रहे थे। और मैंने इंटरव्यू में बार बार, और रेडियो ही है जो जिसको दूर दराज के सिटी के लोग तो नहीं सुनते होंगे ना, मास मीडिया, उन लोगों के लिए मैंने ये रिकॉर्डिंग, पता नहीं अब आपने सुनी होगी नहीं, मैंने वो रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप्स में भी सबको चढ़ा दी, और जो आगे सब ग्रुप होंगे उनमें भी आगे उन्होंने चढ़ाई होगी। तो हम तो अवेयरनेस देते रहते हैं वैक्सीनेशन की, तो हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं करवाते हैं ना, मैंने उस दिन भी बताया था उनके कुछ इश्यूज होते हैं, मैंने उस दिन भी वो इश्यूज बोले थे। कुछ लोगों का ये इश्यू होता है कि मेरे मोहल्ले की आशा क्यों नहीं ली। जैसे मैंने आपको बताया कि आशा की एक डायरी होती है, उस पर उसकी पूरी पॉपुलेशन होती है, उसकी प्रेग्नेंट लेडी उस एरिया में कितनी है, 500 की पॉपुलेशन है या 1000 की है, 0 to 1 ईयर के बच्चे कितने हैं, उनकी कौन सी वैक्सीन ड्यू है, 0 to 5 ईयर के बच्चे कितने हैं, 0 to 2 ईयर के कितने हैं, 10 ईयर के कितने हैं, 16 ईयर्स के कितने। उनकी जो डायरी होती है वो वहाँ से बनी होती है, और उसका पूरा उसका वो रिकॉर्ड होता है उसके बीच में। अभी रिसेंटली हमें, मुझे लगता है 10 दिन हो गए, हमने पूरी पुंछ का सर्वे करवाया, और फिर से आशा की डायरी जो है हमने कंप्लीट करके, हम ये तो चलो इम्यूनाइजेशन डे था, हमें वो तो हम तो वैसे भी करते रहते हैं इस पर, लेकिन फिर भी मैंने रेडियो पे अलग से प्रोग्राम दिया। NMT स्कूल में कल से लेक्चर मैंने एक डिलीवर किया, आशा को दिया,
तो अपने ग्रुप्स में हम चढ़ाते रहते अच्छा, हैं। मुझे ये बताइए, मीटिंग होती आपका है। महकमा है यहाँ पे जो ऑफिस है, क्या इसकी कुछ ब्रांचेस रूरल एरियाज में भी हैं जहाँ लोगों को कन्विंस किया जाए, या जो आपकी आशा वर्कर्स हैं क्या वो ग्रामीण इलाकों में भी काम करती हैं? जी जी, ये हमारी टोटल कोई मेरे ख्याल से 706 आशाएं थी, जिसमें 1-2 ने छोड़ा है। ये पूरी डिस्ट्रिक्ट की आशाएं, सबसे ज्यादा ब्लॉक, मुझे लगता है ब्लॉक मंडी में होंगे सबसे आशा, उससे कम अच्छा। सुरनकोट में, उससे कम मेहंडर में, और हमारे यहाँ रूरल में सिटी में भी 29 आशाएं हैं। और इनको एक पॉपुलेशन डिवाइड करके दी जाती है, किसी की 500 की, कम से कम 500, 700, 1000, 1500 तक होती है। और ये आशाज बहुत एक्टिव हो गई हैं आजकल, ये उनको हर चीज का जो है वो मिलता है, डिलीवरी के इतने पैसे हैं, इम्यूनाइजेशन, जैसे किसी को कोई फुली इम्यूनाइज बच्चा हो जाएगा जिसको हम मीजल फर्स्ट डोज दे देते हैं, तो वहां तक उनके अलग से पैसे होते हैं। लेप्रोसी का केस निकालेंगे उसका पैसा है, टीबी का सरकार पे करती जी है? जी, सरकार पे करती है उसको। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो हिफाजती टीके हैं, ये दूर दराज इलाके में कोई रहता है, लोरन में, सावजिया में, उसको वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है अवेलेबल हैं हिफाजती जी जी, टीके? मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी वैक्सीन होती है ये 2 to 8 डिग्री के टेम्परेचर पे मेंटेन रखनी होती है बिल्कुल, हमें। हाँ। तो जो हमारे पीएससी हैं, हमारे जैसे 21 यहाँ पे कोल्ड चेन पॉइंट होते हैं जिसपे हमें वैक्सीन रखते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट स्टोर है जो हमारे यहाँ पे है, उसके बाद ब्लॉक में अलग से स्टोर होता है जो ब्लॉक के एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा। जब हमें वैक्सीन जम्मू से आएगी वो डिस्ट्रिक्ट स्टोर पे आएगी, यहाँ से उसका टेम्परेचर मेंटेन करके हम ब्लॉक में भेज देते हैं, और ब्लॉक वाले आगे से पीएससी में भेजते हैं। और पीएससी में ILR और जो ये हमारे फ्रिजेज हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे वैक्सीन 1-2 महीना, वहाँ महीने की तो हम दे देते हैं, वो वहाँ पे रखते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट स्टोर पे 2 महीने की हम बफर लेके रखते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि जैसे सब सेंटर आपने कहा दूर दराज कहीं सावजिया में है या लोरन में है, जहाँ पे भी सब सेंटर है वहाँ पे एक सेशन लगता है, क्योंकि सब सेंटर की पॉपुलेशन तो कम ही होती है ना, तो उसमें कितने ही बच्चे निकलेंगे, क्योंकि वैक्सीन की ना हमें वाइल होती है। हम वैक्सीन जैसे BCG हम टीबी के लिए लगाते हैं, उसमें 10 डोजेज हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 हम वेस्टेज में दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक बच्चा हो तो हम उसके लिए उसकी वाइल को खोल देंगे, वैसा नहीं होगा, क्योंकि उसको अगर एक बार खोलेंगे बाकी वैक्सीन हमारी वेस्ट चली जाती है। तो सब सेंटर पे, जहाँ पे सब सेंटर है वहाँ पे महीने में एक बार सेशन लगता है। सबको पता होता है, हर आशा जो अपने एरिया के बच्चों को वहाँ लेके आ जाएगी। फिर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे दूर दराज लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ पे स्पेशल सेशन लगाया जाता है, और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है किस सब सेंटर में कब वैक्सीन होगी। जैसे आप बोलते हैं ना आपने इस हफ्ते में, ये हम ऐसे वैक्सीन नहीं कर सकते, जिस बच्चे की जो ड्यू डोज है उसी को लगाएंगे। वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होगी। तो अब मुझे ये बताइए, पोलियो वैक्सीन एक है जी, जैसा कि ये क्लेम किया जाता है कि हमने तकरीबन इस बीमारी को खत्म कर दिया है। आपके इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोई ऐसा पेशेंट, या आपका क्या क्लेम है कि बिल्कुल सभी लोग? जी हाँ, यहाँ पे केसेस भेजते हैं ना, यहाँ से हमें सर्वे करना होता है। अच्छा। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए हमें यहाँ से, मतलब चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा सिम्टम भी हमें लगेगा उसका यहाँ से स्टूल सिम्टम भेजते हैं, स्टूल का लेके जो है वो हम उसका भेजते हैं। फिर कोई मीजल का केस ऐसा हो तो उसका भी हम सैंपल भेजते हैं। तो हम पोलियो को देते रहते हैं, मुझे लगता है साल में 4-5 बच्चे तो जाते हैं हमारे, जो उनके लिए टेस्टिंग के लिए कोई पॉजिटिव नहीं आया। अभी हमें पीछे 1-2 बच्चे ऐसे लगे कि लेकिन उसका टेस्ट नेगेटिव आया था। जी, अभी तक तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं पोलियो के, इसलिए अभी हमने हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। तो यही मैं कह रही हूँ कि सर कि 3, 4, 5 मार्च को हमने स्पेशल कंप्लेन पोलियो की जिसमें हमने बच्चों को एक्स्ट्रा डोज दी। एक तो होती है ना रूटीन में डोज होती है, एक एक्स्ट्रा डोज जो हमने थी वो पोलियो की दी। तो अभी तक हमारा यहाँ पे 2012 के बाद कोई केस जो नहीं आया हिंदुस्तान में। बहुत अच्छी बात है। हम कह सकते हैं कि आ भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा नेबर कंट्री है, अफगानिस्तान हमारी नेबर कंट्री है, तो ये वाटर के थ्रू आ सकता है वायरस। और ये वायरस जो है ये वाटर में और स्टूल में काफी देर लाइव रहता है, तो ये खतरा होता है, इसलिए स्पेशल। मतलब आपको टेंटर हुक्स पे रहना है कि बिल्कुल कोई ऐसी इस तरह का कोई सिम्टम हो तो इमीडिएटली आपने उसको वैक्सीनेट करना है या जो भी डोज देनी है। तो अब आप हमें ये बताइए हमारे लिसनर्स को, चूंकि जैसा कि आपने कहा कि ये मास मीडिया है, कौन कौन सी वैक्सीन्स है जो बच्चों को लगानी चाहिए, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं किस उम्र तक, कौन सी, थोड़ा सा? जी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ लोगों को। अच्छी बात है कि आपने मुझे मौका दिया, जो जिन लोगों से मैं नहीं मिल सकती हूँ तो वो सुनेंगे तो सही। एट बर्थ लगती है हमारी 3 डोजेज हेपेटाइटिस की, जो विदिन 24 आवर्स लगती है। अगर उसको 25 आवर्स हो जाएंगे तो वैक्सीन नहीं लग सकती है। अच्छा। जो डिलीवरी हॉस्पिटल में होगी तो उसको हम लगाते हैं। आजकल वैक्सीन ऑनलाइन होती है, उसी वक्त ऑनलाइन भी हो जाती है। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, होम डिलीवरीज जहाँ पे होती है वो अपने
नियरेस्ट पीएचसी में आके विदिन 24 आवर्स हेपेटाइटिस की डोज लगाए। अच्छा। ताकि बच्चे को जो ड्यूरिंग डिलीवरी वायरस क्रॉस हो जाता है उससे बचा जा सके बच्चा। और जो हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन अगर विदिन 1 आवर होगा तो वो वेरी सीवियर होता है, बाद में होगा तो उससे फिर बड़े को होगा वो बस इसका नहीं होता इतना, लेकिन ये 99% जो है सीवियर होगा। उसके बाद देते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन ड्रॉप, क्योंकि जो भी बच्चा पैदा होता है उसको 3 महीने तक उसकी जो अपनी एंटीबॉडीज नहीं फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए। जैसे हम कहेंगे कि मदर का दूध पिएगा तो उसको मदर के दूध से एंटीबॉडीज आएंगी, तो इसलिए ये है कि ये वैक्सीन भी एट बर्थ, जैसे मैंने बताया कि हेपेटाइटिस, दूसरी देंगे ओपीवी, तीसरी देते हैं बीसीजी जो टीबी से बचाती है। तो ओपीवी पता ही है सबको कि पोलियो की बीमारी से बचाएगी। ये डोजेज हमने एट बर्थ देनी है। उसके बाद हम 1.5 महीने में लगाएंगे। उसके लिए हम लगाते हैं फिर से ये ओपीवी के ड्रॉप लाते हैं, एक रोटा के ड्रॉप लाते हैं जो एक्यूट डायरिया हो जाएगा बच्चे को, वोमिटिंग फीवर रोटा वायरस से होता है ये, तो वो ड्रॉप पिलाते हैं। फिर आईपीवी देते हैं, जो कुछ ओरल पोलियो जो हम वैक्सीन पिला रहे हैं ना बच्चे को, जो पोलियो होते हैं इसके 3 स्ट्रेन होते हैं पोलियो वायरस के। जो हम ओपीवी देते हैं ये बाइवेलेंट है, इसमें 2 हैं, तो उस थर्ड को कवर करने के लिए हम इंजेक्टेबल आईपीवी लगाते हैं। एक फिर लगाते हैं पीसीवी लगाते हैं। तो पीसीवी में होता है निमोकोकल कंजुगेट, जो नेमोनिया वगैरह जिससे हो जाएगा, बहुत सारे इन्फेक्शन ब्रेन में। ये एज ग्रुप नहीं बता रही जी, 1.5 महीने बता रही हूँ, 6 वीक्स का जी। ये 2 ड्रॉप दे दिए, 3 इंजेक्शन लगेंगे, जैसे मैंने बताया आईपीवी, पीसीवी एंड पेंटा। पेंटा में हम 5 डिजीज को कवर करते हैं, डिप्थीरिया को, पर्ट्यूसिस को, टेटनस को, हेपेटाइटिस का फिर से डोज लगेगी, एक हिब होती है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी, जिससे दिमाग में बुखार चला जाता है, मेनिंजाइटिस। बच्चे को बचाने के लिए मैंने आपको बताया कि 5 डोजेज यहाँ पे लगेंगी 1.5 महीने में। फिर 2.5 महीने में क्या होगा, फिर से रोटा की डोज लगेगी, ओपीवी लगेगा और पेंटा देंगे, क्योंकि आईपीवी जो पीसीवी मैंने बताया इसमें 2 महीने का गैप होना चाहिए। फिर जो 3.5 महीने में लगेगी, जो 1.5 महीने में लगी थी वो सारी डोजेस फिर से रिपीट हो जाएंगी, 5 की 5। उसके बाद 9 मंथ्स में लगता है मीजल एंड रूबेला, जिसको हम एमआर की वैक्सीन कहते हैं, और फिर हम उसको आईपीवी 3rd देंगे। आईपीवी 2nd टाइम नहीं ना दिया जो उसमें था, वो आईपीवी 3rd देंगे एंड पीसीवी बूस्टर देंगे उसको, जो निमोकोकल मैंने कहा नेमोनिया से बचाता है। 9 मंथ से लेके 1 साल तक के बच्चे को ये सारी वैक्सीन लग जानी चाहिए। अगर 1 साल तक बच्चे को ये डोजेज नहीं लगेंगी, उसके बाद हम ये डोजेज रिपीट नहीं कर सकते। इसके लिए अलग से शेड्यूल बनेगा। एमआर दे सकते हैं एक, हम उसको ओपीवी दे सकते हैं, बाकी वाली जो वैक्सीन है वो उनके लिए कंट्रा इंडिकेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद 1.5 साल के और 2 साल के बीच में हमने देनी है उसको फिर से डीपीटी बूस्टर बोलेंगे हम उसको, और ओपीवी बूस्टर बोलेंगे, बूस्टर उसको बूस्ट करने के लिए। देन एमआर की 2nd डोज लगेगी। जो हमने 1 साल तक किया उसको हम बोलेंगे फुली इम्यूनाइज्ड। अच्छा। और जो हम 2 साल तक करेंगे उसको हम बोलेंगे कम्प्लीटली इम्यूनाइज्ड। देन 5 ईयर्स पे लगाएंगे हम डीपीटी फिर से बूस्टर, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस के लिए, और ओपीवी बूस्टर देंगे। उसके बाद 5 साल तक बच्चे की हमारी वैक्सीनेशन ज़्यादा जो है वो हम कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद जिन लोगों में अवेयरनेस होती है वो लोग वैक्सीन में हमारे में टीडी आती है, टेटनस एंड डिप्थीरिया 10 ईयर्स पे देते हैं। देन टेटनस एंड डिप्थीरिया 16 ईयर्स पे देंगे। इसके साथ साथ मैं ये बताना भूल गई, विटामिन ए के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, 9 मंथ से स्टार्ट किए जाते हैं। 9 मंथ पे हम उसको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। उसके बाद 6 मंथ के बाद हम उनको रिपीट करेंगे। 5 मंथ तक 9 डोजेज कंप्लीट हो जाएंगे, जो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी को आशा का इशू होगा, हमने पुंछ में कहाँ नहीं गए, हम मुराद तक पहुंचे, हर जगह जहाँ कोई लोग वैक्सीन नहीं लगाते थे हम उनसे पूछते थे रीजन क्या है इसका, तो ज्यादातर कुछ ने यही कहा। कुछ लोग कहेंगे कि पीर ने मना किया है, जैसे ये भी होता है, हमें पीर ने मना किया है। फिर किसी का होगा कि मेरी एक लेडी थी पुंछ की, तब डीसी साहब भी आए थे, IMI की हमें स्टार्ट किया था, तो डीसी साहब ने उस लेडी को खुद पूछा कि वो लगवा नहीं रही थी, जबरदस्ती लाया आशा ने, तो उसने कहा कि मैं नहीं लगवा सकती हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे मना किया, अभी मैं उससे छुप के आई हूँ। और जब वो इंजेक्शन लगा के गई, अब यकीन मानो जो हमारी वहाँ की आशा थी, वो कहती मुझे इनने रात भर तंग किया, मैं 11 बजे तक जाती रही कि बच्चा रो रहा था। जब बच्चे को वैक्सीन लगती है उसको फीवर होता है, क्योंकि वैक्सीन इफेक्ट कर रही है, एंटीबॉडीज रिएक्शन होती हैं जब आपस में, तो उसको फीवर होगा, बच्चा रोएगा, दर्द होगा, तो आशा को उन्होंने बार बार बुलाया। ये थोड़े से इश्यूज है, बाकी मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों में अवेयरनेस है। बहुत लंबी तफसील आपने बताई इन हिफाजती टीकों की। क्या जो रिमोट एरियाज में ये सब चीजें अवेलेबल हैं? हाँ जी, रिमोट एरिया में हर जगह आशाज होती है, सब सेंटर में MPWs होती हैं। आप जैसे कह रहे हो ना कि अवेयरनेस देने के लिए
बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं नहीं, ये कह रहा हूँ कि ये जो आपका प्रोग्राम है जी, जी, इसको जी, बिल्कुल जी, रिमोटेस्ट कॉर्नर तक इम्प्लीमेंट जी, करने के जी, लिए आपके implement- पास साधन हैं, हाँ, डोजेज हैं, जी। सब चीजें अवेलेबल सब रहती हैं। चीजें होती हैं। ये तो पीछे से मैंने कहा ना, आजकल हर चीज ऑनलाइन है। एक जगह लिखा जाता है इवन, जिस पे हमें वैक्सीन फिजिकली भी आएगी और उस पे भी आएगी। फिर यूविन पे हमें कितनी डोजेज लगा रहे हैं एट ए टाइम, उस बच्चे का जब का आधार कार्ड नहीं उस बच्चे का होगा, सारा कुछ नहीं होगा तब तक नहीं, हम वैक्सीन जो सब सेंटर्स हैं वहाँ सब सेंटर में चीजें वैक्सीन फैसिलिटीज में- अवेलेबल हैं। जी जी उनको ये तो आपने कहा कि एक प्रॉपर एक टेम्परेचर में उनको जी, रखना जी। पड़ता है। वो वैक्सीन कैरियर होता है। इसीलिए दूर दराज के लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होती है, लोगों को समझ नहीं होती है तो वो लोग क्या कहते हैं कि फिर क्या हुआ, यहाँ दूर तक अगर कहीं 5-6 घंटे चलना पड़ रहा है तो वो वहाँ आके क्यों नहीं वैक्सीन कर रहे। 5-6 घंटे में, क्योंकि जो हम वैक्सीन लेके जाएंगे वैक्सीन कैरियर में, 12 घंटे तक वो वैक्सीन उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। तो कोशिश करते हैं जहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर 10-15 बच्चे होंगे तो वहाँ हम स्पेशल कैंप लगा देते हैं, लेकिन अगर 1-2 बच्चे हों तो उसके लिए वहाँ से वैक्सीन कैरियर लेके या वायल लेके वेस्ट करना वैक्सीन वो नहीं होती है, लेकिन लोग करवाते हैं। मैंने कुछ एरियाज उस दिन भी बताए थे, चिखली बान के लोग, वो भी कुछ ऐसा होता है कि 10-15 फैमिलीज हैं तो उसमें एक आध फैमिली ऐसी होती है जो वैक्सीन नहीं करवाती है। वहाँ के BDC को भी बोला, सरपंच को भी बोला, वो लोग सुन रहे होंगे, हम खुद गए लेकिन कुछ लोग तब भी नहीं माने थे। आप इसमें रिलीजियस लीडर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, मसाजिद से ऐलान करवा सकते हैं। करते हैं तब ऐसा भी हमने करते हैं कहा था। जी करते हैं। जो मिसकंसेप्शन है जो उनको पहले ज्यादा होती थी ना, अब ज्यादा वही मिसकंसेप्शन थोड़े से, मैंने कहा ना, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। जैसे सरल में है एक फैमिली है, 2-3 घर हैं, वो नहीं लगवाते हैं। खुद भी बोला मैंने, एक दिन एक लेडी को कॉल की तो वो आगे से ना ऐसे गुस्से से मुझे बोलने, मैंने कहा आपकी वैक्सीन है, आप लोग करवा नहीं रहे हो। मुझे MPW कॉल कर रही है कि उनकी ड्यू थी तो वो नहीं आ रही है। तो कहती आप बोल कौन रहे हो, से क्यों बोले। वो अपने में डर गई कि शायद मेरे बच्चे को कोई वो है। बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन बोल रही हूँ, डॉक्टर जोरा बोल रही हूँ। तो आगे से उसने मुझे कहा कि हम क्यों वैक्सीन करवाएं, वो वाली आशा डायरी लेके चली जाती है। तो मेरी बहन या मेरी बेटी बतानी, उसने 12th की थी मेडिकल में। मैंने कहा ये इश्यूज आप डिस्कस कर सकते हो अपने कोई लोकल है उससे, नहीं तो मेरे ऑफिस में आना। आप तो ऑफिस में तो नहीं आए। मैंने थोड़ा सा उसको आगे गुस्से से बोला। ये है कि ऐसे हैं लोग, अभी भी हैं, मैं नहीं कहूंगी, अभी भी लोग प्यार हैं। से बोलेंगी तभी लोग मानेंगे, आप गुस्सा प्यार करेंगी वो कहाँ मानेंगे। नहीं, हम प्यार से ही बोलते हैं, हमें भी पता है। चलिए आखिर में एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल चूंकि लोगों के पास पैसा है, अमीर लोग हैं, प्राइवेट कुछ एक्स्ट्रा जो हिफाजती टीके लगवाते हैं, उनका क्या मतलब, आप एक एक्सपर्ट हैं, क्या उनकी जरूरत है? जी, जो वैक्सीन हमारे यहाँ अगर शेड्यूल में नहीं है, जैसे टाइफाइड की वैक्सीन है, कुछ होती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, और भी में भी होंगी, तो वो प्राइवेट लोग लगा सकते हैं। बाकी वैक्सीन में कुछ फर्क नहीं होता, चाहे वो हॉस्पिटल की है या प्राइवेट। जो एक्स्ट्रा डोजेस लगाते हैं, कहते हैं कि जी भाई हम बाहर से लगवाएंगे, हॉस्पिटल का जो शेड्यूल है उससे हटके। नहीं, शेड्यूल सेम ही होगा, यही वैक्सीन होती है। वही मैंने कहा ना, कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीन का मतलब जैसे कोई टाइफाइड के लिए बाहर से लगा रहा है, वो अंदर नहीं है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होगी, वो लगा रहे हैं, क्यों नहीं अंदर वो नहीं आती है वैक्सीन। जैसे अपनी जो गवर्नमेंट की सप्लाई में उसका पता है, मे भी कुछ ऐसी वैक्सीन होंगी, तो कुछ लोग लगवाते हैं। ये तो आम सी बीमारियां हैं, इनके लिए तो वैक्सीन होनी चाहिए। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अभी हाजिज के लिए आई थी, बच्चों के लिए ही हम यहाँ पे लगाते हैं। जैसे कुछ लोग लगाते होंगे, कुछ अब दिमाग में कुछ किसी का कंसेप्ट हो सकता है कि प्राइवेट लगाने से, या जैसे हमें हो गया कि हमारे यहाँ वेडनेसडे को वैक्सीन लगती है DH में, सैटरडे को लगती है। SDH में चले जाओगे तो वहाँ भी वेडनेसडे एंड सैटरडे को लगेगी वैक्सीन। PSC में जाओगे तो वहाँ पे एवरी वेडनेसडे लगेगी। तो हो सकता है वो कुछ लोगों को हो, किसी को जाना है, और कुछ आपको पता है वैसे भी अगर मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ड्यूटीज दी हैं, तो अगर हम कहेंगे ना कि अंदर से मेडिसिन ले लो, तो लोगों को रहेगा ये ऐसे ही होगी, क्या लेना। वो अच्छा समझते हैं बाहर से लेंगे, तो वैक्सीन का भी यही होगा, लोगों को लगेगा। आजकल एक नया ट्रेंड है कि इन वैक्सीन के अलावा लोग बाहर से लगवाते हैं, एक प्राइवेटली वैक्सीन एक्स्ट्रा डोजेस लेते हैं। मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा डोजेज तो नहीं लेते होंगे, जो यहाँ पे जो अवेलेबल अंदर नहीं होगी तो वो ले सकते हैं, बाकी डोजेज तो कम्प्लीटली मतलब जो अंदर अवेलेबल है वो सफिशिएंट है, वो हमारी सेहत के लिए। जी ठीक है। हाँ। और लोगों को लगवानी चाहिए। आखिर में दोबारा लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि मिसकंसेप्शंस दूर कीजिए। मैं दोबारा से एज ए डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी को कोई इश्यू है तो वो मुझे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और अपने जहाँ दूर दराज के जितने लोग हैं वो अपनी कोई डोज मिस न करें। जैसे मैंने आपको शेड्यूल बताया, इसके मुताबिक पूरी वैक्सीन करवाएं। और मैं ये भी कहूँगी एंटीनेटल जो लेडीज होती हैं उनको भी वैक्सीन लगवानी होती है। वो मैं भूल गई। तो उनकी भी 2 डोजेज होती हैं, जिसमें टेटनस एंड डिप्थीरिया होता है। जैसे उसको पता लगे कि वो प्रेग्नेंट है, 1 डोज तब लगती है, और 1 मंथ के गैप से दूसरी डोज
लगती है। अगर विदिन ईयर्स नेक्स्ट जो इश्यू है वो उसको कंसेप्शन हो जाए तो फिर उसको एक ही डोज लगती है। एक ही डोज लगती है। डॉक्टर ज़ोहरा, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारे सामाईन के लिए बहुत मुफीद जानकारी यहाँ दी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों पे अमल करके लोग अपने बच्चों को ये जो हिफाजती टीके हैं लगवाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमारे स्टूडियो में आएंगी, हमारे लिसनर्स को मज़ीद जानकारी मुहैया करेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।